तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फाइज़र के बारे में। कंपनी की शुरुआत 1849 में अमेरिका में हुई थी और इसके करीब 101 साल बाद 1950 में कंपनी ने अपनी स्थापना भारत में की और तब से लेकर अब तक इन 70 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है, जो कि हम कंपनी की इस टाइमलाइन में देख सकते हैं। इनमें से दो इवेंट नोट करने लायक है, जो बाद में चार्ट को समझने में हमारी सहायता करेंगे। पहला, कंपनी का वेथ लिमिटेड के साथ में मर्जर, जो कि अनाउंस हुआ था 2014 में लेकिन कंप्लीट हुआ 2015 में। और दूसरा 2017 में, जब कंपनी ने दो बड़े ब्रांड्स मेरोनिम और नेक्सियम को एक्वायर किया। कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले कुछ मुख्य प्रोडक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनमें कुछ बड़े जाने पहचाने नाम शामिल हैं, जैसे बिकासूल, जेलुसिल, एट्रिन और खांसी में काम आने वाले कोरेक्स रेंज की प्रोडक्ट्स। इन सब के अलावा भारत में इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है प्रेवनार 13 वैक्सीन, जो निमोनिया से बचाव के लिए लगाई जाती है। और भारत में सिर्फ दो ही कंपनियों को निमोनिया की वैक्सीन के लिए पेटेंट प्राप्त है, उनमें से एक सिप्ला है और दूसरी फाइजर। जब फाइजर को 2017 में निमोनिया की वैक्सीन के लिए पेटेंट मिला था, तब भारतीय कंपनियों ने काफी असंतोष प्रकट किया था, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन काफी कॉस्टली थी और भारतीय फार्मा कंपनी काफी कम कॉस्ट में वैक्सीन उपलब्ध करवा सकते थे। लेकिन पेटेंट मिलने के बाद कंपनी को काफी फायदा हुआ, जो कि हम आगे चलकर अभी चार्ट के द्वारा जान पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कंपनी के कुछ बेसिक पैरामीटर्स। कंपनी का मार्केट कैप करीब 23,000 करोड़ है, इसलिए फाइजर एक मिड साइज कंपनी है। कंपनी के ROCE और ROE भी काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डिविडेंड यील्ड पर कंपनी निराश करती है, जो कि काफ़ी कम है। कंपनी की वार्षिक आय के अंदर भी एक बड़ा जंप 2014 से 2015 के बीच देखने को मिला, जब कंपनी ने वेद का एक्विजिशन किया था, और उसके बाद निरंतर आय में वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 20% से ऊपर बने हुए हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी साइन है। कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी क्लीन दिखाई दे रही है और इसकी ओवरऑल बोरोइंग्स भी काफ़ी कम है, तो वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है, जो कि निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। इसके अलावा कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स पर नजर डालें तो हमें दिखाई देगा कि पिछले कुछ सालों से कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कैश उपलब्ध है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। कैश रिच कंपनीज को बड़े निवेशक काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि फार्मा, स्टील और अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कैश की काफ़ी सख्त ज़रूरत होती है और ये कैश कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी काम आता है। जब इन सेक्टर्स की कंपनी को कोई नया प्लांट लगाने या किसी अन्य कंपनी को एक्वायर करने के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सेक्टर्स में कैश रिच होना काफ़ी ज़रूरी है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो हमें दिखाई देगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 सालों से 63.92 पे बनी हुई है। लेकिन अगर हम DIIs का ब्रेकअप देखें तो उसमें हमें दिखेगा कि LIC ने अपना हिस्सा पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी बढ़ा लिया है, जो कि 1.95 से बढ़कर 3.31 हो चुका था दिसंबर 2020 में, और उसके बाद मार्च 2020 में बढ़कर 4.15% हो चुका है। तो इस तरह LIC ने अपना हिस्सा लगभग दुगना कर लिया है पिछले 6 महीनों में। LIC का इस तरह फाइजर में अपना हिस्सा बढ़ाना भारतीय निवेशकों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, और मेरा ये अनुमान है कि LIC को भी ये लगता है कि शायद फाइजर को अपनी कोरोना वैक्सीन के कारण बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। फाइजर ने जो वैक्सीन डेवलप की है, वर्तमान में उसकी एफिशिएंसी रेट दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ आप देख सकते हैं दुनिया के कुछ प्रमुख वैक्सीन की एफिशिएंसी रेट, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि फाइजर और BioNTech कंपनी द्वारा निर्मित वैक्सीन की एफिशिएंसी रेट 95% से भी ज़्यादा है। उसके बाद है मॉडर्ना की वैक्सीन, जिसकी एफिशिएंसी रेट 94% है, और उसके बाद स्पुतनिक, जिसकी एफिशिएंसी रेट 92% है। नोवावैक्स की एफिशिएंसी रेट भी लगभग 90% के आसपास ही है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की एफिशिएंसी रेट 70% है और इनकी वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से भारत में उपलब्ध है। इसके अलावा स्पुतनिक भी कुछ दिनों पहले भारत में आ चुकी है। तो अगर फाइजर की वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है, तो हमने अब तक क्यों इसको एक्वायर नहीं किया? इसका मुख्य कारण है कॉस्ट। फाइजर की वैक्सीन कोविशील्ड के मुकाबले 10 गुना महंगी है और इसी कारण इसे अभी तक भारत में अप्रूवल नहीं मिला है। हालांकि अप्रूवल न मिलने की दूसरी मुख्य वजह ट्रायल्स की कमी और इंडेमनिटी भी है। 4 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आर्टिकल के अनुसार भारत 50 मिलियन डोजेस के लिए फाइजर से बात कर रहा है, और हो सकता है फाइजर को इंडिया में इंडेमनिटी में छूट मिल जाए, क्योंकि कंपनी का यह कहना है कि फाइजर को दुनिया के अन्य देशों में भी इंडेमनिटी में छूट मिल चुकी है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब है कि कंपनी की वैक्सीन से अगर लोगों में कोई साइड इफेक्ट या मौत होती है तो कंपनी लीगल लाइबिलिटीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह क्लॉज उन दवाओं पर लागू होता है जो इमरजेंसी में यूज़ के लिए अप्रूव की जाती हैं। और इंडिया टुडे में छपे 2 जून के इस आर्टिकल के अनुसार केंद्र सरकार जल्दी ही मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन के रोल आउट के लिए परमिशन दे सकती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि फाइजर की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके CEO और प्रेसिडेंट एल्बर्ट बोर्ला ने बयान दिया था कि वे जरूरत की इस घड़ी में भारत के सपोर्ट के लिए तैयार हैं, और अगर केंद्र सरकार से उनकी सहमति बन जाती है तो जल्दी ही वे भारत में बड़ी मात्रा में डोज उपलब्ध कराने में सक्षम रहेंगे।
ये 2.5 मिनट का वीडियो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं फाइजर का पिछले 10 साल का चार्ट। फाइजर का शेयर एक क्लासिक एग्जांपल है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक का, जिसने लंबी अवधि में एक भरोसे के साथ निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और एक अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें साफ यहाँ चार्ट में दिखाई दे रहा है। इस चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये दिखाई देगा कि कंपनी या तो अप ट्रेंड में रही है या कुछ समय के लिए कंसोलिडेट हुई है। डाउन ट्रेंड का फेस कंपनी ने बहुत ही कम देखा है और इसी कारण निवेशकों के लिए ये स्टॉक एक टेंशन फ्री लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, क्योंकि अगर इसमें निवेश करके आप भूल भी जाते हैं तो लंबी अवधि में ये आपको गारंटीड प्रॉफिट ही देगा। हालांकि फ्यूचर में इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, बट पास्ट डेटा को देख के हम कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, रिसेशन से रिकवर होने के बाद कंपनी कुछ समय तक के लिए अप ट्रेंड में थी और फिर कुछ टाइम तक उसका प्राइस एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होता रहा। और फिर जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, 2014 में वीक लिमिटेड के साथ मर्ज होने के बाद कंपनी ने एक अच्छा सा लॉन्ग रन अप दिखाया। 2017 के बीच में निमोनिया वैक्सीन के पेटेंट मिलने के बाद कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है और कंपनी पिछले 4 सालों से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बनी हुई है। फाइजर ने अपने लॉन्ग टर्म के सपोर्ट को भी काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है, जिसके ऊपर ये टच करके कई बार सपोर्ट ले चुकी है। थोड़ा जूम करके देखिए तो हम इसके लास्ट 1 साल में एक्शन देख पाएंगे। और अब हम देख सकते हैं लास्ट 1 साल में फाइजर के शेयर में प्राइस मूवमेंट। थोड़ी देर के लिए अगर हम मार्च 2020 के इस सडन डाउन मूव को अगर इग्नोर कर दें तो हमें दिखाई देगा कि कंपनी पिछले 1 साल में इन 3 गुलाबी रेखाओं के बीच में ही कंसोलिडेट हो रही है। ये तीनों रेखाएं इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। कंपनी ने जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक एक काफी अच्छा रनअप दिखाया था और जनवरी 2021 में कंपनी ने भारत में अपनी वैक्सीन के अप्रूवल के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन ज्यादा कॉस्ट और इंडेमनिटी का अप्रूवल न मिलने के कारण कंपनी के शेयर में एक छोटी गिरावट देखने को मिली और फाइजर का शेयर अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन को टच कर वापस रिबाउंड लेने में सक्षम रहा और पिछले कुछ महीनों से फाइजर एक छोटी नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर फाइजर को जल्द ही भारत में रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाते हैं तो यहाँ से इसकी शेयर प्राइस में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि फाइजर एक स्टेबल शेयर है और इसमें कोई सडन मूव नहीं आते, इसलिए हो सकता है कि अप्रूवल मिलने के बाद भी हमें सडनली कोई एक बड़ा जंप देखने को ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में फाइजर का शेयर अपने करंट अप ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। इसकी संभावनाएं काफी अधिक हैं और इसी भरोसे के कारण ये एक ट्रस्टवर्दी पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे दूसरे नए वीडियो में। अगर आपने आज कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।